आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको कक्षा 9 से लेकर के बीए तक और साथ में जो और हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में आपको बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को लिखिए और याद करिए। ऊपर हम लिखे कि कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो ये जो प्रश्न है कक्षा 6 से लेकर के बीए तक, साथ ही साथ जो और बीए के ऊपर जो उच्च परीक्षाएं हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अपने कॉपी में नोट करते चलें। तो आज का पहला प्रश्न है कि रस मीमांसा प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो आप उत्तर में लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दें, कई बार ये बोर्ड पेपर में आया है कक्षा 10 की परीक्षा में कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो आप उत्तर में लिखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ध्यान दें, ये जो रस मीमांसा रचना है ये निबंध है, निबंध विधा की ये रचना है रस मीमांसा, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी एक फेमस रचना है चिंतामणि। चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फेमस रचना है, आप लोग उसको भी याद कर लें। और आज का दूसरा प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव लिखना है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव अगर आता है बोर्ड पेपर में लिखने के लिए तो आप लिखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक। ध्यान दीजिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो उत्तर में आप लिखिए शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। और अगर पूछे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव आप लोग लिखिएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और अगर पूछ लेता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा हास्य। और पूछ लेता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, अगर पूछता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लिखिएगा रति। तो ये स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न थे। और आज का तीसरा प्रश्न है कि त्रिवेणी के लेखक कौन है। त्रिवेणी के लेखक कौन है, तो उत्तर में आप लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आप उत्तर में लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर जन्म की बात करें तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर जन्म के बारे में बात करें तो सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। अब आगे देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के लेखक कौन है। अब आपको बताना है कि अजातशत्रु के लेखक कौन है, तो उत्तर में आप लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु के लेखक कौन है, तो आप उत्तर में लिखिएगा जयशंकर प्रसाद। अब आचार्य जयशंकर प्रसाद अजातशत्रु के लेखक हैं। और अजातशत्रु किस विधा की रचना है, अगर ये पूछे तो आप लिखिएगा उत्तर में नाटक।
इनके और अन्य नाटक की बात करें तो अन्य नाटक में है चंद्रगुप्त, इन्हीं का नाटक है। चंद्रगुप्त इन्हीं का नाटक है। और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त भी इन्हीं का नाटक है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी भी लिख देते हैं, ध्रुव स्वामिनी, ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अब आगे हम ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दें कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। पहले इसमें मात्राओं के बारे में बता दें। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताइएगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान दीजिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16। और चौपाई अगर बात करें तो ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक चौपाई सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई के बारे में आपको जानकारी दी गई कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। अब अगला प्रश्न देखें, झरना के रचयिता कौन है? तो झरना के रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो उत्तर में हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। और ये रचना सन 1918 में लिखी गई। सन 1918 में लिखी गई थी झरना। और इसमें खास बात यह है कि ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। झरना छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, झरना छायावाद की पहली रचना मानी जाती है और ये सन 1918 ईस्वी में लिखी गई। और लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद ने। अब आगे प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक की बात करें तो हिंदी साहित्य विमर्श एक आलोचना है और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगर कोई पूछे हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है तो आप बताइएगा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है तो आप उत्तर में बताइएगा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, यहां तक हम लोग प्रश्न पूरा कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब अगला प्रश्न है, स्वागतम में कौन सी संधि है? अगर स्वागतम में पूछता है कि कौन सी संधि है तो आप बताइएगा यण संधि। स्वागतम में कौन सी संधि है? यण संधि है। अगर इसका सूत्र पूछे तो आप बताइएगा इको यणची। यण संधि का सूत्र है इको यणची। और अगर इसका पूछता है कि संधि विच्छेद क्या होगा तो आप लोग बताइएगा सु प्लस आगतम। बहुत इंपॉर्टेंट ये संधि विच्छेद है। स्वागतम शब्द में कौन सी संधि है तो बताइएगा यण संधि है। और इसका सूत्र पूछे तो बताइए इको यणची।
और इसका पूछे कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए सु प्लस आगतम। आपको ये चीजें पता चल गई। अब आगे देखें, देश पत्रिका के संपादक का नाम बता रहा है कि अगला प्रश्न है कि देश पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी तक हम लोगों ने 9 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब आगे है आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। क्या है प्रश्न? सी मुख सुंदर चंद्र समाना में अलंकार। इस सी मुख सुंदर चंद्र समाना में कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है। इस अलंकार में, इस उदाहरण में अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। सी मुख सुंदर चंद्र समाना, इस उदाहरण में अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है तो आप बताइए उपमा अलंकार। अब ध्यान दें कि क्या कह रहा है, सी मुख सुंदर चंद्र समाना। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा है। और पहचान सूचक किसके हैं? सम, सी, सरिस, समाना। तो 2 पहचान है। तो यहाँ पर समाना शब्द है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। और दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं तो वहां पर भी उपमा अलंकार होता है। यहां पर क्या कह रहा है? सी मुख, सीता जी का मुख कैसे है? चंद्र समाना, चंद्रमा के समान है। तो सीता जी के मुख की तुलना यहां पर चंद्रमा से की गई है, इसलिए भी यहां पर उपमा अलंकार है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि उपमेय अगर पूछे कौन है तो आप बताइएगा सीता जी का मुख। सीता जी का मुख क्या है? उपमेय है। अगर कोई पूछ ले कि इस उदाहरण में उपमेय क्या है तो आप बताइए कि सीता जी का मुख क्या है? उपमेय। और उपमान क्या है तो आप बताइएगा कि चंद्रमा, यानी कि चंद्र, ये है उपमान। तो उपमेय क्या है? सीता जी का मुख। उपमान क्या है? चंद्रमा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आज आपको 10 क्वेश्चन बताए गए हैं और 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके कक्षा 10 और 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ 9 और 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये 10 के 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें और अपने कॉपी पर नोट कर लें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और यदि इन 10 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।